नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो लोगों से जुड़ा है, जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं जो केंद्र सरकार कर रही है, उन घोषणाओं का महत्व क्या है, क्या जो घोषणाएं गरीबों के लिए की जा रही हैं वो पैसा गरीबों तक पहुंचा है या नहीं, ये भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन अगर मैं भाजपा की बात करूं, जो केंद्र में सत्ता में है इस समय, कई तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं और ये भी बतला रहे हैं कि वो जो पैसा है सीधा जनता तक भी पहुंच रहा है। लेकिन इस बात में कितना तथ्य है, इन्हीं मुद्दों पर हम बहस करेंगे आज। और हमारे स्टूडियो में इस बहस में शामिल हुए हैं कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मंगोत्रा जी। जी मंगोत्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनता की, तो कई सारे दावे किए गए जब कोरोना महामारी शुरू हुई, तो उसके बाद जो प्रवासी लेबर थी वो कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों में रुकी पड़ी। और जब उन्होंने अपने अपने घरों में जाने की बात कही तो केंद्र सरकार ने कहा कि वो उनके लिए बसों का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन जब यही सवाल कांग्रेस ने उठाया, उन्होंने ये कहा कि 1000 बसें वो प्रवासी मजदूरों के लिए देना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात उभर कर सामने ये आई कि वो जो बसें उन्होंने दी हैं उनमें कुछ स्कूटियों के नंबर हैं और कुछ ऑटो के नंबर हैं। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की करनी और कथनी है उसमें फर्क दिख रहा है? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो मैं जेके चैनल की टीम का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, मैं यह बता दूं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रहे थे। यूपी सरकार ने यह कहा था कि हम मजदूरों की वापसी के लिए बसों का इंतज़ाम करेंगे। जब काफ़ी दिन हो गए मजदूर सड़कों पर आ गए तो कांग्रेस ने पहल की। प्रियंका गांधी जी द्वारा यह कहा गया कि हम बसें देने को तैयार हैं। या तो यह होता कि यूपी सरकार ना कर देती कि हमें बसें नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें बसों की लिस्ट प्रोवाइड कीजिए और अब बसें आप दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन जब कांग्रेस द्वारा 1000 बसों की सूची यूपी सरकार को दी गई तो 2-3 दिन के बाद सोशल मीडिया पे उनके, मैं कहूँगा कि कुछ जो नीचे स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिनको अपने मोहल्ले का भी पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन भारत के बारे में ज्ञान देने चल पड़ते हैं, उनका कहना था कि देखिए यहाँ पे कुछ स्कूटरों के नाम हैं, ऑटो के नाम हैं, एम्बुलेंसों के नाम हैं, बसों के नाम बहुत कम हैं। लेकिन मैं एक नेशनल चैनल पे डिबेट देख रहा था, यहाँ पे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हिस्सा ले रहे थे और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे। उनका यह मानना था कि 580 के करीब जो बसें थी वो ठीक पाई गई और 200 कुछ बसें जिनके कागजात सही नहीं पाए गए, 100 कुछ बसें ऐसी थी जिनके ड्राइवर के लाइसेंस ही नहीं थे, और भी कुछ उन्होंने अपना तर्क रखा। कुल मिला के उनका कहना था कि 900 कुछ बसें ठीक थी, बाकियों के नंबर कुछ सही नहीं थे। हम उन्हीं की मान लेते हैं कि 900 कुछ बसें थी। हम ये भी मान लेते हैं 580 के करीब, जैसा कि भाजपा का कहना था, वो बसें सही पाई गई। तो भैया 580 बसों की अनुमति तो देते, ताकि 580 बसों में जो यूपी बॉर्डर में 3 दिन तक बसें खड़ी रही, उन पे हमारे जो बेचारे श्रमिक थे, मजदूर भाई थे, जो अपने घरों में जाने के लिए तरस रहे थे, वो तो आ सकते थे। रही बात दूसरी कागजों की, जो कह रही थी कागजात जिन बसों के नहीं थे, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो मजदूर जो बेचारे 15 दिन से लगातार पैदल अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, वो मजदूर जो रात पड़ने पर ट्रेन की पटरियों पर सोए, वह मजदूर जिन्होंने अपने बच्चे पैदल चलते हुए नंगे पांव अपने गोद में उठाकर अपने घरों तक भूखे पहुंचने की कोशिश की, क्या उससे बढ़िया यह नहीं था कि उन बसों को अनुमति दे देती यूपी सरकार? और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, इसी दौरान अगर यह कोरोना महामारी नहीं होती, कोई भाजपा का बड़ा कोई चुनावी मैदान पे प्रोग्राम होता, राष्ट्रीय नेता कोई वहां पे आ रहा होता, तो क्या इन्हीं बसों की फिटनेस चेक की जाती, इन्हीं बसों के कागजात देखे जाते, इन्हीं बसों के जो ड्राइवर हैं जिनकी बात की जा रही है, कुछ ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, क्या वो देखे जाते? बिल्कुल भी नहीं देखे जाते। मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि भाजपा की इन श्रमिकों के प्रति, मजदूरों के प्रति यह बहुत ही घटिया राजनीति की इन्होंने, जो कि मजदूर बेचारे, कुछ मजदूर आपने देखा होगा मारे गए, कुछ मजदूर भाई बेचारे जो रात में चलते थे पैदल और उनके दिल में एक खौफ सा रहता था, पता नहीं कौन सी गाड़ी उनको अपने टायरों को नीचे कुचल जाएगी। लेकिन भाजपा की सरकार को
कोई इन पर रहम नहीं आया और उन्होंने सीधे कह दिया कि अभी कार्रवाई चल रही है, जब तक हमारी क्लियरेंस नहीं होती हम बसों की अनुमति नहीं देंगे। यह बहुत अपने आप में भाजपा के लिए शर्म की बात है और यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि भाजपा का क्या हाल होगा यूपी में। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके भी तो तरह तरह के बयान आते रहे हैं उधमपुर को लेकर, कठुआ को लेकर, डोडा को लेकर कि जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको भेजने का सरकार पूरा इंतजाम कर रही है और उनको भेजा भी जा रहा है। क्या उस तथ्य से आप सहमत नहीं हैं? देखिए, जहां तक आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का सवाल पूछा कि वो कह रहे हैं कि उनको भी वहां से भेजा जा रहा है, जहां तक भेजने का सवाल है, आपने देखा होगा कि जब भेजने की प्रतिक्रिया शुरू हुई तब केंद्र सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि जो मजदूर, जब इन्होंने ट्रेनें शुरू की कि उनसे किराया लिया जाएगा, तब कांग्रेस, हमारे जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने यह कहा कि जो भी मजदूर जाएगा उनका किराया कांग्रेस अपनी जेब से देगी। लेकिन सरकार ने इनका भी मजाक बनाया कि कांग्रेस आगे क्यों आ रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार में हो तो भी सवाल कांग्रेस पे उठाए जाते हैं, कांग्रेस विपक्ष में है तो भी सवाल कांग्रेस में उठाए जाते हैं। जहां तक जितेंद्र सिंह जी की बात की, अगर उन्होंने ये कहा कि मजदूरों को हम पहुंचाएंगे, कोई एहसान नहीं करेंगे, सरकार उनकी है, उनकी ड्यूटी बनती है, उनका ही काम है, उन्होंने ही पहुंचाना है। लेकिन मैं जितेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं, जब से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई है, क्या उनको वोट दिल्ली के लोगों ने दिए थे? जहां पे वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली के लोगों ने उनको वहां पे पहुंचाया है? यहां पे कठुआ, उधमपुर और डोडा के लोगों ने वोट डाले थे और आज वो वहां पे मजे लूट रहे हैं। जो अयाशी उनको वहां पे मिल रही है, जो उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, जो गाड़ियों का काफिला जो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो यहां के लोगों ने वोट डाल के दिया है। लेकिन मुझे खुशी होती कि इन 2.5 महीनों में वो उधमपुर, डोडा, रामबन में खुद आते, देखते कि कोरोना को लेकर के मेरे जहां पे मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों का क्या हाल है। लेकिन उन्होंने यहां पे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि जो दिल्ली में उनको सरकारी बंगला और सरकारी नौकर चाकर हैं, यहां पे उतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी और यहां पे उन्होंने आने की जरूरत नहीं की। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, और उनसे सवाल पूछेगा भी कौन? पिछले दिनों हमने देखा एक सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, हमारे यहीं का युवक, उसने एक सवाल पूछ दिया, जितेंद्र सिंह जी को ट्वीट किया कि 4G कब चलाओगे, हम भी आपके वोटर हैं, हमने आपको वोट दिया है। लेकिन उनका रीट्वीट आता है, वो कहते हैं कि अगली बार मुझे वोट नहीं देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हाल है हमारे सांसद का। तो क्या सवाल करेंगे और इनसे क्या उम्मीद करेंगे? सुमित जी, आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ जो है आर्थिक पैकेज दिया जाएगा और जो लोगों को लोन के माध्यम से मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को मैं शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी आज से कई वर्ष पहले ये आप वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। मैं आज यहाँ के पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों। सुमित जी, जिस तरह से ये वीडियो अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा और इसमें एक पैकेज की घोषणा भी हुई है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो भी बिहार के लोगों के लिए। वो खुद उनसे पूछ रहे हैं कि कितना पैकेज दूं। बोली एक तरह से बोली लगाई जा रही है। तो क्या मानते हैं कि इस आर्थिक पैकेज और उस आर्थिक पैकेज में कितना फर्क है? क्या लोगों को मिल पाया? देखिए, जैसा कि जो वीडियो मैंने अभी आपके यहाँ जो आपने दिखाया,
जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है 2015 का वीडियो है, जबकि प्रधानमंत्री ने वहाँ पे एक अपना जनसभा की थी बिहार में, और उन्होंने, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, जैसे ये बोली लगाए जा रहे हैं कि 50 लाख करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 80,000 करोड़, कितना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो यह नहीं होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री द्वारा बोली लगा के बोलना कि आपको कितना चाहिए कितना चाहिए, ये हम पुरानी फिल्मों में देखते थे। लेकिन आज तक इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई पैकेज देने जा रहे हैं और बोली लगा रहे हैं। लेकिन चलो, बोली ही सही। लेकिन आप पता कीजिए, अगर मैं गलत हूं तो 125 करोड़ इन्होंने कहा था, 1,25,000 करोड़, सॉरी 1,25,000 करोड़ का पैकेज इन्होंने बिहार को दिया था 2015 में। आज तो मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, आज तक 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार में नहीं दिया गया। और जैसा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने अभी दिया है इस कोरोना महामारी के चलते, हमें खुशी होती। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छा करेंगे तो हम भी उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इन्होंने घोषित किया है, आप मुझे बताइए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इसमें क्या है। जैसा इन्होंने कहा कि इसमें लोन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी मुझे यह बताइए कि लोन लेके क्या करेंगे। कामकाज ही नहीं चल रहे, कामकाज सारे बंद हो चुके हैं। चाहे गरीब की बात करें, जहां हम मध्य वर्गीय लोगों की बात करें, व्यापारी तबका पूरा परेशान है, तो लोन लेके क्या करेंगे। इन्होंने इसमें यह रिलैक्सेशन दी है कि EMI जिनकी है वो 3 महीने के बाद दीजिए, रिटर्न जिसने फाइल करनी है वो 2 महीने के बाद कीजिए। तो ये पैकेज की चीज़ क्या है 20 लाख करोड़ का। हमें अच्छा लगता कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से जो गरीब लोग हैं, BPL दार लोग हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनका BPL नहीं है लेकिन वो भी बेचारे गरीब हैं, उनको आप ढूंढिए, आपके पास एजेंसीज हैं, उनके आप शिनाख्त कीजिए कौन कौन गरीब लोग हैं। और जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही थी, डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट में किया जाए। 7,000 रुपया, मैं कह रहा हूं 6,000 रुपया महीने का भी गरीब आदमी के अकाउंट में महीने का डाल दिया जाए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ गरीब आदमी को मिलता था। लेकिन इस आर्थिक पैकेज में ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 20 लाख करोड़ वही जुमला है जो कि बिहार में 2015 में 1,25,000 करोड़ का जो जुमला था, वही देखना ये आने वाले दिनों में जुमला ही साबित होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो एक मांग और भी रखी गई थी, न्याय योजना जिसका नाम लिया जा रहा है कि गरीबों के खाते में सीधे 6,000 रुपये, यानी कि पर डे 200 रुपया दिए जाए तो 6,000 रुपये उनके खाते में आते हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू भी किया गया है, लेकिन पूरे देश में क्यों नहीं। क्या इस जो अगर ये योजना लागू होती, क्या गरीबों के अकाउंट में पैसे नहीं आते। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, चुनावों से पहले कांग्रेस का यही नारा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, न्याय योजना के तहत हर एक गरीब आदमी के खाते में 6,000 रुपया महीना डाला जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, भाजपा की सरकार बनी। चलो, लेकिन अब जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यही सरकार से मांग की जा रही है कि गरीब के अकाउंट में 6,000 रुपया डाला जाए। सरकार ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे जब कुछ रोज़ पहले हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा न्याय योजना शुरू कर दी गई है, और वहाँ पे जो भी छत्तीसगढ़ में गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में 6,000 रुपया महीना डाला जाएगा। क्योंकि मैं ये बता दूँ, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और भाजपा का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सुमित जी, घोषणाएं तो कांग्रेस के समय में भी हुआ करती थी, पैकेज जो दिए जाते थे, राहत पैकेज, वो कांग्रेस के समय में भी दिए जाते थे जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी। अभी जब घोषणाएं होती हैं तो एक बात और उभर कर सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि जो लोग घोषणाएं कर रहे हैं, जो लोग पैकेज कर रहे हैं, अब उन्हें पैक करने का समय आ गया है। इस तथ्यों पर मैं बहस करने से पहले आपको एक वीडियो और अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को पहले आप देख लें। एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई, आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया है। तो सुमित जी, जिस तरह से आपने इस वीडियो को देखा, इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि जो लोग
पैकेज की घोषणाएं करते हैं, अब उन्हें पैक करने का समय आ गया है। तो आज भी तो पैकेज की एक घोषणा की गई है, यानी कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, तो अब पैक करने का समय किसे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये जो वीडियो आपने अभी अपने इसमें कैमरे में मुझे दिखाया, यह वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, और मैंने इस वीडियो को 10-12 बार बड़े ध्यान से देखा और सुना है, और आज फिर देखने का मौका मिल गया। जैसा कि मोदी जी द्वारा इसमें कहा गया, क्योंकि चुनावों से पहले जब तक ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इन्होंने बहुत कुछ कहा था, सरकार में आने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। 15 लाख हर एक भारतीय नागरिक के खाते में आएगा। आप देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा, आपको पता है, वो भी नहीं आया। बेरोजगारी दूर नहीं हुई। 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा, वो भी नहीं आया। 100 दिन क्या, मुझे लगता है कई हजार दिन हो गए, वो भी वापस नहीं आ सका। तो यही ये बात, जैसा इन्होंने कहा इस वीडियो में, कि जो भी जब कोई आर्थिक पैकेज देने की बात आती है तो सरकारों द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की जाती है, और जब घोषणाएं करने के बाद वो आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाता है तो उन लोगों को पैक करने का समय आ गया है। ये मोदी जी ने कहा, जैसे आपने अभी बताया, दिखाया। तो मुझे लगता है 2015 की बात करें, जब इन्होंने 1,25,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा बिहार में की थी, मिला तो नहीं ना। तो मुझे लगता है जैसे इन्होंने कहा थी, उनको पैक करने का समय आ गया है। इन्हीं की बात मैं दोहराऊंगा, मुझे लगता है कि भाजपा का भी अब आने वाले समय में पैक होने का समय आ चुका है। जनता इनकी कथनी और करनी में अंतर देख चुकी है, समझ चुकी है, और भाजपा का पैक करने का समय बड़ी जल्दी आप खुद देखेंगे आने वाला है। सुमित जी, एक बात और करना चाहूँगा। जिस तरह से कहा जाता था कि कोरोना महामारी के चलते शहरी स्तर की अगर बात करूं तो लोगों को राशन मुहैया होता रहा है। कई समाज सेवी संस्थाएं इसमें जुड़ी है, खुद जिला प्रशासन भी शहरी स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी वहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जो रेड जोन में आ गए थे। वहाँ पर किसी के लिए भी पहुंचना संभव नहीं था, उनको भी भुखमरी की कगार पर आना पड़ा। लेकिन उन लोगों को जो राशन दिया जा रहा था, क्या मानते हैं आप, संतुष्ट हैं कि जो राशन उनको दिया जा रहा है उससे एक परिवार का गुजारा हो सकता है? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके ही चैनल द्वारा जब भी कोरोना महामारी के बाद उधमपुर में, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सी संस्थाएं, इसमें कोई, हम सब उधमपुर के लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, और लोगों ने किया भी, जिसमें हमने भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो हो सकता था करने की कोशिश की। लेकिन हर बार मैंने मीडिया में यही अपील की प्रशासन से, जहां भी हम राशन बांटने पहुंचे या हम गरीबों की मदद के लिए जिस किस्म के लिए जहां हम आगे आए, हमने हर बार मीडिया के माध्यम से यही प्रशासन से अपील की कि जैसा कि जिला प्रशासन, बहुत अच्छा कार्य किया जिला प्रशासन ने, हमें जिला प्रशासन की सराहना करनी चाहिए इस काम को, राशन बांटने के काम को। शहर में तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हमें बहुत से गांव से, पंचायतों से मुझे बहुत से फ़ोन कॉल्स आए जिन्होंने कहा कि गांव में कुछ भी नहीं पहुंच रहा। और हमें, आपको याद होगा, हमें जेके चैनल के माध्यम से हमने यह अपील की थी कि जहां पे रेड जोन है, जहां पे लॉकडाउन के चलते हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, या तो हमें परमिशन दीजिए ताकि हम गाँव में थोड़ा बहुत जो लोगों की ज़रूरत है ड्राई राशन पहुंचा सके। अगर हमें नहीं परमिशन दी जानी है तो हमने प्रशासन से अपील की थी कि प्रशासन शहर के अलावा गांव में तवज्जो दे कि गांव में शहर से ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है राशन की व दवाइयों की। लेकिन मैं आज की बात करूं, आज तक कुछ गांव, कुछ पंचायतों में मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई, आज भी बात हुई है, आज भी प्रशासन के द्वारा वहाँ पे राशन नहीं पहुँचाया गया है। हाँ, राशन वहाँ पे दिया जा रहा है। मैं बात करूँगा कावा पंचायत की, लोअर कावा पंचायत करें, अपर पंचायत करें, मैं बात करूँगा मग्योट की। आप मेरे ख्याल से जेके चैनल की टीम भी वहाँ कुछ दिन पहले मैंने देखा न्यूज़ में वहाँ पहुँची थी। वहाँ पे कुछ एरिया है, वहाँ पे लोगों ने विरोध जताया था कि उन लोगों को, फैमिली के अगर 5 लोग हैं, पर मेंबर को 5 किलो चावल, अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो चावल महीने के लिए, और 1 किलो चने। आप ही मुझे बताइए, 1 किलो चने से पूरा महीना कैसा चल सकता है? 1 किलो की जगह अगर ये 10 किलो भी दें तो कैसे चलेगा? क्या चने और चावल बना के खाना खाया जा सकता है? उसके लिए तेल भी चाहिए, मसाले चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन आज भी हमने जब बात की गांव में प्रशासन द्वारा व सरकार द्वारा, जिनकी आप बात कर रहे थे, हम वही बात कर रहे थे, 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया गया है
उस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से ही मुझे लगता है सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी मेहरबानी गरीबों पे की है। बहुत ज़्यादा मेहरबानी हुई है सरकार कि 2 महीने का इकट्ठा राशन दे दिया, जिसमें 10 किलो चावल, 1-1 किलो अलग अलग गया, जैसा कि आज मैंने पता किया 2 किस्म की दाल, यानी कि 2 महीने के लिए 2 किलो दाल और पर मेंबर 10 किलो चावल। इतनी ज़्यादा सहायता केंद्र सरकार गरीबों की कर रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार तो इन्हीं की आनी चाहिए ना। 2 महीने के लिए एक बंदा 10 किलो चावल और 2 किलो दाल पूरी फैमिली में चल सकती है क्या? वो इन्होंने दिया है, वो तो सरकार ने दिया। लेकिन मैं प्रशासन से थोड़ी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हर बार मैंने मीडिया में यही कहा, लेकिन आज भी मैं कहूंगा जिला प्रशासन की तरफ से, जैसा कि शहर में राशन बांटा गया जो गरीब लोगों के लिए, जिसमें मैंने देखा कि कुछ दाल थी, तेल था, नमक था, लेकिन गांव में आज भी वो राशन नहीं पहुंचाया गया। और आज भी गांव के लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन हमें कुछ ना कुछ मुहैया करवाएगा, क्योंकि सरकार तो करवा नहीं रही। और मैं आज एक बार फिर से हर बार की तरह आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को अपील करता हूं कि रिलैक्सेशन तो दी गई है, लेकिन अभी भी कारोबार बंद हैं, गांव में अभी भी बुरी हालत है। प्लीज़ आप गांव की तरफ तवज्जो दीजिए, गांव में ड्राई राशन अपनी तरफ से लोगों को मुहैया करवाइए, ताकि उन बेचारों का भी कुछ ज़िंदगी में, दिनचर्या में थोड़ी उम्मीद की किरण दिख सके। सुमित जी, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से जो लेबर बाहर से चल के पहुँच रही है, अपने अपने राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, गाड़ियाँ तो दी जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद गाड़ी मिल रही है, और वो लोग नंगे पाँव हैं, उनके पास चप्पलें तक नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। दर बदर होते हुए जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कई तरह की परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता है, फिर कहीं जाके उनको बस मिलती है। उसी के मद्देनज़र मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं, जो गरीब तबका हवाई चप्पल पहनता है, प्रधानमंत्री उन लोगों को हवाई जहाज़ में देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं किस तरह की टिप्पणी की गई है। देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। जी सुमित जी, अब जिस तरह से आपने ये वीडियो देखा है, तो क्या मानते हैं कि जो भारत का गरीब या लेबर तबका है वो हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारी कांग्रेस का ये कल्चर है, और ख़ास तौर के मैं अपनी बात करूं कि हमें शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री वो, जैसा कि भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और करते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे भाषण देने और उसको इम्प्लीमेंट में ना लाना, तो मुझे लगता है ये अपना मजाक खुद बनाने वाली बात है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ही देखिए वीडियो में इन्हीं का भाषण है। इन्होंने कहा है कि मेरा यह सपना है कि गरीब लोग, जो अमीर लोग जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और गरीब लोगों को मैं जहाज़ों में सफ़र करना देखना चाहता हूं, और जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको मैं हवाई जहाज़ में देखना चाहता हूं। अरे मोदी जी, 6 साल तो हो गए। आज आप देखिए, जो हवाई चप्पल पहनते हैं, हवाई जहाज़ में तो कहाँ उड़ना है, ये तो सिर्फ जुमले थे आपके, चुनावी जुमले। लेकिन हवाई जहाज़ में तो नहीं, लेकिन हवाई चप्पल में जो थे, इस सरकार ने तो उनसे हवाई चप्पल भी छीन ली। आप वीडियो में देखिए, जो मजदूर बेचारे अपने घरों में आ रहे हैं, उनकी तो चप्पलें भी खुल गई हैं। ये सरकार उनको हवाई चप्पल नहीं मुहैया करवा सकती, हवाई जहाज़ कहाँ से करवाएगी? लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा हमें दुख होता है कि इतना कुछ देखने के बाद, जैसे हम देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है सोशल मीडिया में भी, फिर भी कहीं ना कहीं लोग इतने मतलब कि सब देख के भी अंधे बने हुए हैं। मैं कहता हूं कि भक्ति करना अच्छी है अपने आकाओं की। मैं भी कांग्रेस में हूं, ठीक है, मुझे कोई बोलेगा मेरी सरकार होगी तो मैं भी भक्ति अगर करूं, भक्ति करो, लेकिन अंध भक्ति मत करो। अगर इसकी जगह कांग्रेस की सरकार होती, मैं बता देना चाहता हूं, मुझे कोई इसमें कहने में संकोच नहीं होगा, कांग्रेस की सरकार होती और ये हालत मजदूरों की होती, तो आप मुझे प्रश्न करते तो मैं जरूर ये कहता कि हाँ, ये मजदूरों के साथ गलत हो रहा है। और विपक्षी पार्टियों को पूरा हक था, क्योंकि राइट टू स्पीक हक है सबका, डेमोक्रेसी है, उनको पूरा हक होता कांग्रेस को पूछने का सवाल कि भैया ये आपकी सरकार है तो मजदूरों का ये हाल क्यों है। लेकिन अब सरकार भाजपा की है,
हम सवाल भाजपा से ही पूछेंगे ना, सवाल पूछेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। मतलब कि सरकार भाजपा की है, इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। सरकार कांग्रेस की थी तो सवाल भाजपा वाले पूछेंगे, अब विपक्ष में है कांग्रेस तो भी सवाल कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे। और जो कहते हैं हवाई चप्पल वाले जहाज में बिठाने हैं, बेचारे हवाई चप्पल भी उनकी खुल गई है, नंगे पांव खून से लथपथ पांव से पैदल अपने घर में जाने के लिए मजबूर हैं। उसको लेके भाजपा वाले क्या कहेंगे, सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं चलेगा। सुमित जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। पिछले दिनों की अगर बात करें तो शहर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वो भी चर्चा का विषय रहे और उस पर जमकर राजनीति भी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड कैमरा ये भी कहते हैं कि वो हमारे ही शहर के बच्चे हैं और उन्हें यहाँ होटलों में जगह दी जानी चाहिए। वो इस तरह से कह रहे हैं कि जगह दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अगर उनमें से कोई केस पॉजिटिव आता है तो जिस होटल में वो रह रहे हैं उसके आसपास के लोगों को भी परेशानी हो सकती है। अब आप किस तरह का तर्क पेश करेंगे कि क्या उन लोगों को जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं शहर में जगह मिलनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर की बात है, ये आप लोगों को भी पता है, जब क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे सबसे पहले मैंने इसका विरोध किया था। विरोध मैंने ये नहीं किया था कि क्वारंटाइन सेंटर क्यों बनाए गए हैं, हमने विरोध किया था जब शहर के बीचों बीच गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और आपके मीडिया के माध्यम से ही दिखाया गया कि वहाँ पे जो क्वारंटाइन किए हुए थे वो दीवार से बाहर देख रहे थे और थूक रहे थे। और यहाँ पे नेशनल बुक डिपो है, वहाँ पे बच्चे और उनके अभिभावक किताबें लेने आते हैं, वहीं से गुजरते हैं। खुदा ना खालसा वहाँ पे गंदगी जो फेंक रहे थे, थूक रहे थे, उसमें कोई अगर उनके कांटेक्ट में आ जाता तो क्या हो सकता था। हमने ये आवाज़ उठाई थी। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे एक एमएच में जो सिंह एक्सिस होटल है, वहाँ पे भी उधमपुर के लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं की कि क्यों क्वारंटाइन किया जा रहा है, हम यहाँ पे किसी को नहीं आने देंगे, क्योंकि वो उधमपुर के लोग थे और ये जो लोग थे ये बाहर के लोग थे। हमने ऑब्जेक्शन यह की थी कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लोगों को डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रखा जाए। लेकिन बात करें अलग डिस्ट्रिक्ट की, किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की, पुंछ, राजौरी या कठुआ की, वहाँ जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी तो सरकारी इमारतें हैं, वहाँ भी तो होटल हैं। हमारी ये मांग थी कि उनको वहाँ पे रखा जाए, सारा हमारे उधमपुर में क्यों। रही बात दूसरी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे उधमपुर के लोग हैं, उधमपुर के बच्चे हैं, तो इनको उधमपुर में क्यों नहीं रखा जा रहा, हम इसके फेवर में हैं। अब जो भी लोग कह रहे हैं, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से उनको यह मैसेज भी दूंगा और अपील करूंगा कि इस टॉपिक पे आप आ जाइए, आप जेके चैनल के ऑफिस में आ जाइए या कहीं बाजार में आ जाइए, मेरे साथ ओपन डिबेट में मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो लोग यह कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इन 2.5 महीनों में कहीं दिखे नहीं है मेरे को। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, हर तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, एनजीओज हो या व्यापार मंडल, कोई भी, उनकी तरफ से मैंने कभी नहीं सुना उन्होंने कहा कि नहीं इनको शहर के बीचों बीच रखा जाए। अगर ये लोग वह कह रहे हैं, वो वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन अब सोचते हैं कि थोड़ी चीप पब्लिसिटी ले ले कि हमने उधमपुर के लोगों की आवाज़ उठाई। मैं बता देना चाहता हूं, आज भी कहता हूं, जिला उधमपुर के जो लोग हैं, चाहे लेबर हो चाहे स्टूडेंट हो, हमारी उनके प्रति पूरी सिंपैथी है। हम भी चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में रखे जाएं, लेकिन शहर के बीचों बीच किसी गली मोहल्ले में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, उसको लेकर, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, मैं आज भी अपने शब्दों में कायम हूं, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं प्रशासन के साथ कि गली में आप क्वारंटाइन सेंटर बना लीजिए। क्यों? या तो आपके पास जगह खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आ गए, तो प्रशासन को अगर परेशानी आ रही है कि सारा हमारा पूरा पैक हो चुका है तो शहर में कुछ ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ बनता है तो भी प्रशासन को, यहाँ पे हमारे 21 काउंसलर हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे रिटायर्ड प्रिंसिपल की बात करें, डॉक्टर्स हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ एक चर्चा करनी चाहिए, उनको फेवर में लेना चाहिए। तो क्या पता कुछ ऐसे लोगों जो बोले कि नहीं मेरा एक मकान खाली पड़ा है, मैं अपना मकान देने को तैयार हूँ, लेकिन वह तब भी होगा जब प्रशासन लोगों को अपने फेवर में लेगी। ऐसे ही बोले कि प्रशासन रवैया चलाएगी हिटलर वाला कि नहीं जो कर दिया वो ऑर्डर हो गया, वह नहीं हो सकता। इतनी अभी महामारी हमारे उधमपुर में नहीं पड़ी है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स की बात मैं फिर से दोहराऊंगा, जो स्टूडेंट्स हमारे उधमपुर के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं और प्रशासन के साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं शुरू से, क्योंकि प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। इस कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने अच्छा काम किया है, रिलैक्सेशन दी, और यही कारण है कि हमारा रेड जोन से ऑरेंज जोन उधमपुर आया। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर लेके जब लोगों में एक नाराज़गी आई, चाहे मैं बात करूं टिकरी की, टिकरी के लोगों ने भी आवाज़ उठाई, गढ़ी के लोगों ने भी आवाज़ उठाई,
तो मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूं, क्योंकि जिसके घर के साथ क्वारंटाइन सेंटर बन रहा होगा वो तो चलाएंगे। या तो वो इसलिए नहीं चलाते कि क्वारंटाइन सेंटर इतना ज़बरदस्त इन्होंने पूरा सील कर दिया है कि वहाँ पे एक बाहर कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों जो क्वारंटाइन किए हुए थे लोग, या क्वारंटाइन करने के लिए लाए जा रहे थे, वो मार्केट में घूम रहे थे, कोई सामान खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, और जहाँ पे क्वारंटाइन किए हैं वहाँ से झांक के बाहर देख रहे हैं। तो ये देख के लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया कि अगर हमारे आसपास क्वारंटाइन सेंटर खुल गया तो हम भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यही कारण था लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। और जैसा कि आपने सवाल पूछा, मैं ये एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि वापस आना चाहिए, कि मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि यह बात आप मीडिया में आइए, मीडिया में आके बोलिए कि क्वारंटाइन सेंटर शहर गलियों में बनने चाहिए। उधमपुर की लेबर का सवाल है, बनने चाहिए। तो मुझे लगेगा कि वो लोग अगर ऐसा रखेंगे बात, तो मैं भी अपना तथ्य रखूंगा। लेकिन पब्लिक में आके बोलिए, मीडिया में बोलिए। घर बैठ के बयानबाजी देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सुमित जी, समय अवधि कम है, जाते जाते एक अहम सवाल भी आपसे पूछता चलूं, क्योंकि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, नेशनल पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों से राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय महामारी चल रही है और इन लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस महामारी को समाप्त करने, लोगों को जागरूक करने व उन्हें जरूरी सुविधाएं देने की बात करनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की? आकाश जी, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि मुझे लगता है इस पर मुझे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो पूर्व विधायकों के लिए आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, कल भी मैंने देखा, जब उनकी आपस की बात हो तो मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। लेकिन आपने अब सवाल पूछ ही लिया है, तो मेरी अपनी पर्सनल राय यही होगी इसमें कि ये कुछ चुनावी माहौल नहीं है। अगर ये चुनावों का समय होता तो यह आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, इससे ज़्यादा भी चलते हैं। लेकिन अभी कोरोना महामारी को लेकर के एक तो हमारा पूरा देश और हमारे अपना उधमपुर के लोग भी कुछ सहमे हुए हैं, अभी भी खुल के बाहर नहीं आ रहे। उनको यही है कि ये कोरोना महामारी कब खत्म हो और जैसे पहले था सब कुछ वैसे नॉर्मल हो जाए। लेकिन उस पर मैंने देखा कि दोनों पूर्व विधायकों द्वारा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस समय मेरी तो इन दोनों से यही अपील है कि ऐसा मत कीजिए। जब ये सब कुछ ठीक हो जाता है, इलेक्शन जब आएंगे, चुनावी माहौल बनेगा, तो फिर राइट है सबको, वो उनके बारे में बोले, वो उनके बारे में बोले, हमें मौका लगेगा हम भी बोलेंगे। जहाँ मुझे किसी की कमज़ोरी लगी तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जब चुनावी माहौल होगा तब। अभी ये समय नहीं है बोलने का। लेकिन मैंने देखा जो भी दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन मुझे एक कहना चाहिए यह है कि जैसा कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनके द्वारा टिप्पणी करनी, उनके सरकारी आवास में उन्होंने कब्जा किया है, और दूसरे विधायक ने कल कहा कि इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो ठीक है, दोनों का कहना, तो मेरी यही राय है कि अगर दोनों कह रहे हैं तो होना भी चाहिए। दोनों की तरफ अगर सरकारी कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए, जो गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सरकारी आवास का सवाल है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो पिछले विधायक रहे, जो मंत्री भी रहे, जब वो इलेक्शन जीतने से पहले उनका एक नारा भी था और उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं जीत के आया तो सबसे पहला मेरा काम होगा इनका पूर्व विधायक का सरकारी आवास खाली करवाना। तो मुझे बड़ी हैरान किया, तो करवाया क्यों नहीं? करवाना चाहिए था ना। अगर करवाया होता तो मुझे लगता आज ये बहस की नौबत ही नहीं आनी थी। करवाना चाहिए था ना, वो तो नहीं करवा सके। लेकिन जब वो तब नहीं करवा सके, अब फिर ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। जब नहीं करवाया, बार बार आप कहते हो कि सरकारी बंगले में क्यों बैठे हैं, सरकारी बंगले में क्यों बैठे हैं। अरे भैया, आप खुद ही कह रहे हो कि कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट में जब केस चल रहा है तो कोर्ट फैसला करेगी ना। जब कोर्ट फैसला करेगी, अगर कोर्ट उनके फेवर में फैसला करती है तो आप उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाइए। तो अगर उनके खिलाफ फैसला करती है तो उनको घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इसको लेके ये ऐसे चीप पॉलिटिक्स करना कि हम घर खाली करवाया, घर क्यों छोड़ा है। अब मैंने देखा वहाँ पे सोशल मीडिया में ये कहा जाए, बताइए जी सरकारी आवास क्यों नहीं छोड़ रहे। तो भैया वो तो बताएंगे, लेकिन आप बताइए ना, आपने खाली क्यों नहीं करवाया अभी तक? आपको करवाना चाहिए था ना। आप विधायक के साथ मंत्री भी रहे, आप तो करवा नहीं सके। इसका मतलब यही है कि आप सक्षम नहीं हैं। इसकी जगह मुझे लगता है कि कोई और विधायक होते तो शायद खाली करवा लेते। तो जब नहीं करवाए तो फिर उनको उकसा क्यों रहे हो? अगर उनको उकसाओगे तो फिर वो भी तो अपने हिसाब से जवाब देंगे। तो चलो जो भी है, मैं यही कहूँगा कि मेरी यही राय है कि आज के बाद मुझे उम्मीद है
कि दोनों पढ़े लिखे विधायक रहे हैं, लोगों से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों ने इनको जिता के दोनों को भेजा है और लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि जब छोटी सी बातों से आपस में लड़ेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके मीडिया के माध्यम से कि इस जो इनकी बहस जारी रही है, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से हटके जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है और उसमें आगे आएंगे। और मैंने देखा ऐसी बात नहीं है, काम भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। बलवंत जी की बात करूं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, काम भी कर रहे हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं। और दूसरे विधायक भी चलो घर से नहीं निकल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई आसान नहीं कर रहे, सारे लोग काम कर रहे हैं। हमें इस समय प्रेज करनी चाहिए, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की हो, पैंथर पार्टी की बात हो। ये टाइम ऐसा है कि एक दूसरे की प्रेज करें ताकि मनोबल और बढ़े और हम और काम कर सकें। जब ये सब कुछ नॉर्मल होगा, जब चुनावी माहौल आएगा तो मैदान खाली होगा, सबको राइट है, हम भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, ये तब देखेंगे। इसलिए मेरी विनम्र इनसे विनती है कि इस टॉपिक को छोड़िए और अपने शहर की ओर ध्यान दीजिए। तो ये थे सुमित मल्होत्रा जी, कांग्रेस के सीनियर नेता, जिन्होंने कई मुद्दों को हमारे साथ साझा किया और आप तक कई अहम जानकारियां भी पहुंचाई। जी सुमित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सुमित जी ने कहा कि जो भाजपा सरकार है वो जुमलों की सरकार है। जिस तरह के आर्थिक पैकेज की वो घोषणा करती है, वो पैकेज लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों को जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, उन्हें हवाई जहाज में बिठाने का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार है। अब जो केंद्र में भाजपा सरकार है वो फिर से एक बार 20 लाख करोड़ का जुमला जो है लोगों को दिखा रही है। ये सुमित मल्होत्रा जी का कहना है। और इनका ये भी कहना है कि अगर सत्ता में कांग्रेस की सरकार हो तब भी कांग्रेस को जवाब देना है और सत्ता में नहीं हो तब भी कांग्रेस को जवाब देना पड़ता है। ये उन भाजपा नेताओं से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये लोग जनता को कब जवाब देंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में एक फिर नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।